निश्चित रूप से बहुत सारे दावेदार रहते हैं। एक एक विधानसभा में 6-6, 7-7, 8-8 योग्य लोग हैं हमारे पास, जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। कोई जिला पंचायत में है, कोई जनपद है, कोई अलग अलग जिला के संगठन में दायित्व निभा रहा है, संघर्ष वर्षों से कर रहे हैं। सबकी उम्मीद रहती है कि उसे अवसर मिलेगा, मगर वो 6, 8, 10 में से एक ही को मिलता है। बाकी लोगों में थोड़ी निराशा 2-4 दिन रहती है। उन सब से पुराने कार्यकर्ता हैं, बातचीत कर लेंगे, सब बात कर लेंगे। सिर्फ 64 प्रत्याशी वाली लिस्ट नहीं, हमने तो शुरू से कह रहे थे कि पहले जो 21 प्रत्याशियों का लिस्ट आया उसमें भी पूरी तरह से बगावत आया, उसमें भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई है। दूसरा लिस्ट आया, उस लिस्ट में आप देखेंगे वही पुराने घिसे पिटे चेहरे हैं जो 2018 की चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता और क्षेत्र की जनता ने नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं प्रत्याशियों पर दांव खेला है। मतलब सीधा सीधा ये है कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी का रास्ता उन्होंने साफ कर दिया और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हार मान चुकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा आपका में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुद्दा आज का में आज हम बात करने जा रहे हैं बगावत बनी आफत, इस विषय पर हमारी चर्चा है। जी हां, बगावत आफत किस तरह से बन रही है देखिए। दरअसल बीजेपी ने अपनी 85 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तब से लगातार जो सीटें हैं उनपे कहीं कहीं पर विरोध हो रहा है। हालांकि एक सूची बीजेपी की कुछ दिनों पहले वायरल हुई थी जिसमें संभावित प्रत्याशियों के नाम थे। अब ऐसे में कुछ कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय पहुंचे, अपना विरोध जताया, आलाकमान को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी प्रदर्शन का दौर जारी है। हालांकि अभी सूची नहीं आई है, लेकिन संभावित नामों को लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश नेतृत्व के सामने अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बगावत कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए आफत ना बन जाए, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको उनसे हम मुखातिब करा दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीता लोधी जी जुड़ी है। नीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। भाजपा प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उचित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निशिकांत पांडे जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि जब से बीजेपी की संभावित नामों की सूची वायरल हुई थी, कथित तौर पर हालांकि उसे संभावित कहा जा रहा था, लेकिन जब औपचारिक तौर पर घोषणा हुई तो यह देखा गया कि लगभग नाम मिलते जुलते ही थे। तब से लेकर अभी तक जो दावेदार हैं अपने समर्थकों के साथ उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। और आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ सीटों पर नामों को लेकर जो कार्यकर्ता हैं उनमें असंतोष है, वो संतुष्ट नहीं है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह का नुकसान इससे पार्टी को हो सकता है? अमित जी, कोई पार्टी को नुकसान नहीं होगा। सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कमल के निशान के नीचे एकजुट होकर काम करते हैं। देखिए विषय क्या है, इतनी बड़ी पार्टी है और इतना बड़ा परिवार है, तो थोड़ा बहुत उम्मीद के कारण और आशा आकांक्षाओं के कारण ये सारी चीजें होती है। लेकिन अभी सारी चीजें स्मूथ चल रही है। लेकिन जैसा अभी दीपक बैज जी ने कहा कि हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दिया, तो क्या भूपेश बघेल जी हारे हुए नहीं थे? उनको जनता ने नहीं निकाला था, तो क्या उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? आपको अपने घर देखना चाहिए। बेगानी शादी में दीपक बैज दीवाना क्यों होते, समझ से बाहर है। हमारे तो 85 योद्धा मैदान में है और जनता के बीच जाके मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और आपके 5 साल के कालखंड को लेके चर्चा भी कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता कहाँ हैं? चुनाव आयोग का तारीख घोषित हो गया, अब भी आपके योद्धा अगर मैदान में नहीं आना चाहते या उतरने से डर रहे हैं, ये तो जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। लेकिन मतभेद की जो बात आपने कही, जरूर छोटे मोटे मतभेद होते हैं, लेकिन पूरी पार्टी एक सूत्र में पिरोकर कांग्रेस पार्टी के अनैतिक जो कार्य किए इन्होंने 5 साल के, और जनता के मन मुताबिक संघर्ष कर रही है और मैदान में आ चुकी है। देखिए जनता ने मन बना लिया इनको उखाड़ फेंकने का, तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए उम्मीदवार भी तय नहीं कर पा रही है। जी अमित जी, चलिए तो जवाब ले लेते हैं। नीता जी, बीजेपी कह रही है कि अब इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन है तो कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। लेकिन यही हम कांग्रेस की बात करें तो अभी तक तो सूची नहीं आई है, लेकिन संभावित नामों को लेकर लगातार शक्ति प्रदर्शन जारी है। कुछ जगहों पर सिटिंग एमएलए का विरोध हो रहा है। किस तरह से आप देखते हैं, सरकार की क्या रणनीति होगी कि जब लिस्ट आएगी तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा इस पूरी नाराजगी को? पहले तो भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, न कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान करने का इनमें शिष्टाचार है और न ही छोटे और बड़े मझोले नेताओं से इनका कोई विचार विमर्श हुआ। केवल ये परिवर्तन यात्रा में आए
और एसी से बंद कमरों में बैठ के वहां से एक तुगलकी फरमान जारी हो गया कि फला फला व्यक्ति प्रत्याशी रहेंगे। पहली लिस्ट तो पूरे हारे हुए प्रत्याशियों की आ गई और दूसरी लिस्ट जब आती है तब ये लीक हो जाती है। अब ये लीक हो गई कि लीक करवाई गई, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। जी। अगर वाकई बीजेपी ने लीक नहीं करवाया तो ये तो जिस मीडिया हाउस ने लीक किया था वो तो भी उसके घर तो बेचारों क्या ईडी आ जाता। मतलब ये है कि बीजेपी ने जबरदस्ती पहली लिस्ट खुद ही जारी किया था अप्रत्याशित रूप से। और अभी आप देखेंगे कि इनके पास भरोसा तो है ही नहीं। यहाँ छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं पे नेताओं इन पे भरोसा नहीं करते हैं और पास चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बनाने के लिए भी कार्यकर्ता नहीं है और भरोसा नहीं है। इसीलिए ये लोग बाहर से प्रवासी विधायक जी आए थे यहाँ पे पर्यवेक्षक बनकर और उसके साथ ही साथ बिना विचारी मार्च के जारी हुई और अपने मूक दर्शक जो सांसद है उन पे दाव खेला गया। ये 3 सांसदों को गिरा दिया गया और 2018 निशिकांत जी आपके पास फिर आऊंगा के कार्यकाल में जो की पराकाष्ठा में दबे हुए थे, घिसे हुए थे, आरोपी थे, जिनको 2018 में जनता ने नकार दिया, उन्हीं लोगों को फिर से चेहरा बनाकर उनको मैदान में उतारा गया है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने इनके 15 साल के कार्यकाल को भी देखा है और 5 साल के भारतीय कांग्रेस के कार्यकाल को भी देखा है जी। और इसका उत्तर जनता समय आने पे जरूर देखिए। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे हम लोगों ने ब्लॉक अध्यक्षों के पास कार्यकर्ताओं को एक खुला मंच दिया गया जी। ब्लॉक अध्यक्षों के पास वो आवेदन जमा कर जिला कांग्रेस कमेटी में आए से प्रदेश कांग्रेस में गए, प्रदेश कांग्रेस से चुनाव अभियान समिति में गए और उसके बाद अब स्क्रीनिंग कमेटी में गए। स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएंगे। हमारी प्रक्रिया सीधी दर सीधी चल रही है और निश्चित तौर पे 12 तारीख को हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है और बहुत जल्द ही हाईकमान से स्वीकृत होने के बाद विधिवत रूप से हमारी। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी का भी रुख कर लेंगे। उचित जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आपको आ रही मेरी? जी मिल रही है। आपसे समझना चाहेंगे उचित जी कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के आने से पहले ही एक सूची वायरल हुई थी बीजेपी की, जिसके बाद से ही काफी विरोध हुआ था और अब जब औपचारिक तौर पर घोषणा हो चुकी है तब भी विरोध का क्रम लगातार जारी है। 2018 का घटनाक्रम भी हमें याद है उचित जी, जबकि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका था, कुछ दावेदार कार्यालय पहुंच गए थे, हंगामा किया था, जिसके बाद कईयों का निष्कासन भी हुआ था। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, इस तरह की जो नाराजगियां होती हैं कार्यकर्ताओं की, क्योंकि संगठन की रीढ़ कहा जाता है कार्यकर्ता, कहीं ना कहीं इसका नुकसान चुनाव में देखने को मिलता है? किसी तरह का डैमेज पार्टियों को होता है इससे? तो जी देखिए, ये 2 महीने बहुत चुनौतीपूर्ण रहते हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए। जैसे टिकट का वक्त आता है, चीजें आती है, चुनाव का वक्त आता है, टिकट की घोषणा होती है, विरोध के स्वर आते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन ये तात्कालिक रहता है। आप ये लंबे समय से इतिहास रहा है, शुरू से आप देखिए तो कुर्सियां भी चली है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में और कांग्रेस के कार्यालयों में भी। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा नहीं है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में होगा। आप देखिए कि यहाँ तो ठीक है, बहुत संगठन वाली पार्टी है, बहुत एक दूसरे से कोई नियम कायदे कानून है, यहाँ पे संगठित है, यहाँ पे वहीं पे इसके इधर आप कांग्रेस में भी जब घोषणा होगी तो यही उम्मीद आप कांग्रेस से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो कांग्रेस में भी होगा और कांग्रेस तो खुला खेल फरुक्काबाजी हुआ, वहाँ पे कोई ऐसी चीजों पे बहुत ज्यादा चीजें लोग खुल के बयानबाजी करते भी है और ये होना भी चाहिए। देखिए, कार्यकर्ता है जो इतने दिन से कार्यकर्ता अपने महत्वाकांक्षी होता है, वो भी एक दिन अपने विधायक बनने की कोशिश करता है, टिकट की उम्मीद करता है, तो जाहिर है उसकी महत्वाकांक्षाएं भी रहती है एक न दिन। उससे अयोग्य व्यक्ति को जब टिकट दी जानी तो निश्चित तौर पे उसका सवाल करना लाजमी होता है, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। कोई देश पहले घोषणा कर दी हो या स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, वो यही चीजों के लिए ये उन्होंने पूर्व के हिमाचल के और कर्नाटक के अनुभव से उन्होंने समझा कि पहले से घोषणा करके कम से कम विरोध के स्वर को दबाया जाए, उतना वक्त मिल सके। इस उम्मीद से पहले घोषणा की गई है कि ऐसे जितने भी स्वर और विलाप हो रहे हैं उनको एक संधि काल बैठाल के, संधियों के साथ बैठाल के एक सिस्टम में बैठाल के किया जा सके। तो ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि ये चीजें केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रही है,
केवल कांग्रेस में ही होगी ऐसा नहीं है, सभी राजनीतिक दल इससे कोई अछूता नहीं है। वही छोटे मोटे विरोध तो सभी दलों में आते हैं, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद या तो पार्टी में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, लेकिन लंबा विरोध नहीं होता। बाद में कार्यकर्ता इस कुल मिलाकर मैं कहूँ तो ये तात्कालिक होता है, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये विरोध तात्कालिक होते हैं। लेकिन इस बार विरोध थोड़े से खुल के नजर आ रहे हैं इस संगठित भारतीय जनता पार्टी में भी। जी बिल्कुल उचित जी, लेकिन इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल आपसे ही है कि आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भागीरथी मान जी, जिन्होंने टिकट नहीं मिलने से इतनी नाराजगी जताई कि किसी और पार्टी का दामन थाम लिया। अब इस तरह के विरोध को क्या कहा जाए? इससे तो कहीं ना कहीं एक डैमेज होता है ना, साथ ही इनके जो समर्थक होते हैं, इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, वो भी जब दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसे किस तरह से फिर ये जो दूसरी पार्टियां होती है वो मैनेज करेंगे? देखिए, ये कई पार्टी तो उम्मीद भी लगा के रखती है कि इस तरीके से शिफ्टिंग होती है, तो मैं कह रहा हूँ कि महत्वाकांक्षा, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं रखना बहुत होता है और महत्वाकांक्षा रखना भी चाहिए। वही किसी कार्यकर्ता केवल अपने कार्य के उस पर मांगे, उनका दृष्टिकोण रहता है कि हम कार्यकर्ता है और हमें एक दिन टिकट मिलेगी। वहीं पे केंद्रीय नेतृत्व का या राज्य के नेतृत्व का जो आकलन रहता है कि ये टिकट जीत के उम्मीदवार तो नहीं है, हमारा कार्यकर्ता जरूर है, तो उनका आकलन कुछ अलग रहता है। तो दोनों की सोच इतर रहती है, दोनों का नजरिया अलग रहता है, दोनों को चुनाव के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में दोनों की अपनी अपनी सोच और समझ होती है। वो अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की उनकी अपनी अलग अलग, देखिए जिस तरीके से उन्होंने टिकट की घोषणा की, अलग दुर्ग संभाग राजनांदगांव जिले के लिए उनकी सोच और विचारधारा अलग है, बस्तर के लिए अलग है, मैदानी पट्टी के लिए जो है उनके लिए अलग है। तो उनके हर एरिया में उनके विचार अलग अलग चीजें की सोच और समझ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। वो ये बात भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत डिफेंसिव मोड में है। अभी वो जिताऊ चेहरे जो सुनिश्चित कर सके जीत, उन लोगों को उन्होंने उतारा है। इनको लगता है कि लोकसभा में हम किसी को भी उतारेंगे वो मोदी जी के चेहरे पे जीत के आ जाएगा। उनको ये उनकी फीलिंग है या उनकी सोच और समझ उनकी ऐसी है। तो अभी विधानसभा में लेकिन चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वो चेहरे 4 सांसद, 2 IAS, 12 पूर्व मंत्री, सभी जो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल पहले जिनको NPA बोल दिया गया था, NPA कह दिया गया था, RSS ने कह दिया था कि इनकी पूरी टिकट काट दी जाए, ऐसे लोगों को फिर से रिपीट करना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल डिफेंसिव मोड में है और जिताऊ कैंडिडेट को ही वो आगे लाना चाहती है। ठीक है निशिकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा फिर से। उचित जी की बातों से 2 चीज यहां पर आई हैं। पहला ये कि एक बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके तहत आप लोगों ने लिस्ट जारी की ताकि जो विरोध होता है उसे भी ठंडा होने का थोड़ा समय मिल सके। दूसरा सवाल जिस तरह से नीता जी ने उठाया है कि जो हारे हुए प्रत्याशी थे, जिन्हें पिछले चुनाव में जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया था, कबूला नहीं था, उन पर फिर से दांव खेला है। अमित जी, इस मतलब थ्योरी के हिसाब से चले तो भूपेश बघेल जी 2008 में चुनाव हार गए थे, तो उनका तो दुकान बंद होना चाहिए था, लेकिन उनका दुकान चालू है। विषय क्या है? अभी इन्होंने कहा कि सांसद को उतार दिया। अरे हमने सांसद उतारा, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के ही हैं। जब इनको राज्यसभा भेजना था तो बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ से भेजे राज्यसभा। क्यों भेजे भाई? छत्तीसगढ़ में आपके पास एक भी व्यक्ति नहीं था, जबकि चरणदास मांझी जी स्वयं आके बोले थे कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ। तो छत्तीसगढ़िया हित की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी आयात करके लोगों को भेज रही राज्यसभा। दूसरा महत्वपूर्ण से, अगर 5 साल आपने कोई काम किया होता, विकास के एक नए आयाम तय किए होते, युवा निर्वस्त्र नहीं होता और सारे आपके 36 वादे पूरे हुए होते, तो आज आपके भी योद्धा मैदान में होते। आप तय नहीं कर पा रहे कैंडी क्रश खेलने के चक्कर में, आप तय नहीं कर पा रहे कि आपका वो कौन होगा, कैंडिडेट कौन होगा, उम्मीदवार कहाँ से कौन लड़ेगा, ये तय नहीं कर पा रहे। स्वयं जिनके भरोसे 5 साल लगातार बोले कि फलाने का भरोसा है, वो भरोसा भी भूपेश बघेल जी सामने नहीं आ रहे हैं कि वो पाटन से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि वॉक ओवर देंगे, क्या करने वाले। रही बात उचित शर्मा जी की, उचित शर्मा जी काफी वरिष्ठ पत्रकार है, उनका एक अपना इंट्रोस्पेक्ट करने का तरीका है। लेकिन मैं एक मूल विषय पाता हूँ, जैसे आप बोल रहे कि हारे हुए प्रत्याशी को दिया गया टिकट, 3 बार के जीते हुए प्रत्याशी एक बार चौथे चुनाव में हार गए। ऐसे कितने प्रत्याशी थे? राजेश मूणत जी थे, केदार कश्यप जी थे, ऐसे लगातार कई मंत्री थे। किसी कारण से और बड़े बड़े वादे, लोक लुभावने वादे जो कांग्रेस पार्टी ने की थी, उनका अंतर क्या था? 1200, 1500, 2000, 2200। तो क्या कहते हैं कि जो 3 बार का 15 साल से मंत्री थे और एक बार हार गए, तो उनको टिकट नहीं देना चाहिए। वो जो बस्तर के आन बान शान है केदार कश्यप जी, उनका टिकट काट दिया जाए, ऐसा नहीं है। देखिए पार्टी अपने
विषय को अपने अंदर से तय करती है और जनता के बीच से आवाज आती है, उसको तय करके हम लोग उम्मीदवार घोषित करते हैं। लेकिन अभी महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एक सरकार लगातार वादा की कि हमने 5 साल बहुत अच्छा काम किया जनता के लिए, वो सरकार क्यों बैकफुट पे है? आज ही तो हमने एक फोटो देखा कि जहां स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, कुमारी शैलजा जी मीटिंग ले रही है और माननीय भूपेश बघेल जी कैंडी क्रश कर रहे हैं। तो कैंडी क्रश खेलने वाले आखिर नीरो जब रोम चल रहा था तो नीरो बंसी तो सीएम का भी जवाब आ चुका है। युवा निर्वाचन जी आरोपों पर जवाब दें। हुआ जी, मैं कंप्लीट करूं? जी चलिए जल्दी से बात पूरी करें निशिकांत जी, फिर हम नीता जी करू करेंगे। जी जब युवा निर्वस्त्र हुआ तो यही नीरो तो बंसी बाजार से कैंडी क्रश खेल रहे थे। पीएससी में युवाओं के हक को छीनने वाले लोग कामन सिंह सोनवानी पे क्या कार्रवाई की? नहीं कार्रवाई की। एक ही परिवार का 6 बच्चे योग्य निकल गया, बाकी प्रदेश के युवा आयोग निकल गए। ठीक है निशिकांत जी, यही फिर से बात है, प्रदेश में भ्रष्टाचार का सिंडिकेट चल रहा है, अपराध का बोलबाला है, नशे का गढ़ बना दिया प्रदेश को। और आज कांग्रेस पार्टी बोल रही कि हमारे पास 5 साल आपने जो विनाश का कालखंड गढ़ा ना, 5 साल क्या किया? नीता जी जी जवाब दे नीता जी। जी भावनाओं को कुठाराघात कर रहे हैं निशिकांत भाई साहब। और ये बात है, आपने भी देखा होगा, यदि किसी पार्टी की बड़ी बैठक चलती है तो उससे पहले माननीय पत्रकार अपना बाइक ले लेते हैं, उसके बाद वो रवाना हो जाते हैं, उसके बाद जो बैठक होती है वो प्रारंभ होती है। अगर ये शूटिंग या फोटो हुई है, मतलब उस समय बैठक प्रारंभ नहीं हुई थी। चलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारा विषय ये नहीं है आज। जी इससे आगे बढ़ते हुए जी और ये क्या बात करते हैं कि बैकफुट पे है? बैकफुट पे तो भारतीय जनता पार्टी है, इनके पास इनके 15 साल में इतने सारे घोटाले हुए, इतने भ्रष्टाचार हुए तो इनको मुंह की खानी पड़ी। आप ये देखेंगे कि हमारी सरकार बनने के बाद जितने उपचुनाव हुए, चाहे 4 उपचुनाव विधायक के देखने पड़े या एक लोकसभा का चुनाव हुआ, जितने पंच सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव हुए, हमारे यहाँ नगर निगम में पार्षद और महापौर के चुनाव हुए, ये सब हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आए। मतलब हमारे 5 साल के किए हुए कार्यों को जनता ने स्वीकार किया और भरोसा करके हमारे प्रतिनिधियों को, कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जीत के लेके आया। आप ये देखेंगे जब कांग्रेस की सरकार बनी तब 1 घंटे के भीतर ही किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, चाहे समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात हो, चाहे करने की बात हो, चाहे गरीब के मुद्दों की बात हो, निरंतर हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है और अच्छे काम कर रही है और जनता का भरोसा इन्हें प्राप्त है। और निश्चित तौर पे अभी 2023 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलेगी और 2024 में भी ये लोक सांसद जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बड़े विश्वास के साथ क्षेत्र में उतारा है, जिन पे भरोसा किया है, इनका भरोसा भी टूटेगा, क्योंकि इनको जनहित के मामले से कोई सरोकार नहीं। इतनी सारी ट्रेनें रद्द हो रही है पर इनके मित्र अडानी जी की ट्रेनें बराबर चल रही है। यहाँ पे अस्पतालों में, एम्स में डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। मनसुख आर्या जी को ये तो नहीं दिखता जनहित का काम, अकेले आते हैं बेचारे, विरोध को बर्दाश्त करते हैं और बंद कमरे में लिस्ट को जारी कर देते हैं। ये फील्ड में तो उतरते नहीं। जनता इसका कड़ा जवाब देगी और निशिकांत जी जवाब दें। जी बहुमत के साथ सत्ता में स्थापित होगी। निशिकांत जी देखिए नीता जी ने कहा कि हमने कर्जा माफ कर दिया पहले ही मीटिंग में। सभी का कर्जा माफ हो गया नीता जी? सिर्फ सहकारी समिति का कर्जा माफ हुआ? आपने कहा था सबका कर्जा माफ होगा। सभी का बिजली बिल हाफ हो गया? किसी का नहीं हुआ, बल्कि और उसका सरप्लस रेट बढ़ा दिया आपने। विषय क्या है? ये आप जो 36 वायदे किए थे जिसके कारण महिलाओं ने इनको प्रचंड वेग से बहुमत दिया था, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, वो शराबबंदी के नाम पे। शराबबंदी के नाम पे तो ये लोग आए थे और उसमें किया 2161 करोड़ रुपए घोटाला। वो पैसा कहाँ? जी कोयला घोटाला, 25 रुपए टन का मामला, इनके सुपर सीएम जेल में है, समीर बिश्नोई जेल में है, सूर्यकांत तिवारी कौन था? तो ऐसे लोगों को आपने बैठाया राशन में। कोरोना काल में अमित शर्मा जी, राशन में कोई सरकार घोटाला करे, एक तरफ केंद्र सरकार हर पेट की चिंता कर रही है और यहाँ राज्य में बैठी भूपेश बघेल सरकार गरीबों के राशन पे भी डाका डाली। चौथा, पीएम आवास की लगातार राजनीति करने वाले ये लोग, इनके सीएम ने क्या कहा? इनके सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास है इसलिए प्रधानमंत्री पैसा दे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राजीव न्याय योजना में क्या पैसा दर्जन पर जाता है आपके पास? प्रदेश की जनता के हित को लगातार आपने उपेक्षा की और स्थिति ये है कि पूरा प्रदेश बना हुआ है, पूरा प्रदेश में वाले लोग लगातार
यही बात है कि अगर ये जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण है कि ये जनता के बीच में जाने की ताकत नहीं रखते। इन्होंने विश्वास खो दिया जनता के बीच में। चलिए ठीक है, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। मैं एक बार फिर से रुक कर लूंगा उचित शर्मा जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उचित जी, आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चुनाव के बाद तक चलते रहे, लेकिन विषय हमारा यही है कि ये जो बगावत की आफत है और खासकर बार बार जो स्थानीय प्रत्याशियों का जिक्र हो रहा है, बार बार एक शब्द बड़ा चर्चित इस बार हो रहा है स्थानीय प्रत्याशी। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से जिसे टिकट दिया गया है वो यहाँ के हैं ही नहीं, कहीं और निवास करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो नए चेहरे हैं, जो कुछ चेहरे ऐसे भी हैं हाल फिलहाल में पार्टी प्रवेश इन्होंने किया है, जब ये जनता के बीच में चाहेंगे, कैंपेनिंग के लिए जब पहुंच रहे हैं, तब क्या इतनी स्वीकार्यता होगी जितनी स्थानीय की होती है? देखिए अमित जी, बहुत राजनीति में इस तरीके की चीजें हर बार होती है और होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके के जो हेलीकॉप्टर वाले प्रत्याशी, पैराशूट प्रत्याशी होते हैं, वो कुठाराघात करते हैं, जो वास्तव में कार्यकर्ता होते हैं जमीनी स्तर के, जो काफी सालों से मन में आस लगा के बैठे रहते हैं कि एक दिन उन्हें भी टिकट मिलेगी, ऐसे समय में उनको ना देके दूसरों को उतारना, ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि जो आज का वक्त है वो ये देखा जाता है कि पार्टी में वरिष्ठ कौन है ये इसका सम्मान नहीं है, मगर बड़े नेताओं से घनिष्ठ कौन है इस बात का सम्मान ज्यादा हो रहा है राजनीतिक दलों में। तो ये चीजें हैं कि जो जितना ज्यादा क्लोज होगा वो उसको टिकट कंफर्म है, बाहर से आए लोग बाहरी प्रत्याशी होना उसका एक विषय है। देखिए जिस तरीके से बस जल्दी से खत्म करूंगा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात चल रही, छत्तीसगढ़वाद की बात चल रही है, तो ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जात पात घुस गया है। उसके देख के ही टिकट के वितरण हो रहे हैं, लेकिन वितरण हमेशा से होते आए थे, लेकिन कभी भी जीत के कंफर्म नहीं होता था कि वो जाति गए तो जीत सुनिश्चित हो रही होती थी। लेकिन अभी उसी आकलन वही है, जाति एंट्री कर चुकी है छत्तीसगढ़ में। जातिवाद जो है वो बहुत तरीके से बहुत गरमाएगा, जाति और धर्म के नाम पे फिर चुनाव लड़ा जाएगा 2023। तो क्या सिर्फ जाति और धर्म के दम पर ही एक बार फिर से बीजेपी भी जनता के बीच में जाएगी, निशिकांत जी? और एक और जो इशारों में बड़ी बात कही है उचित शर्मा जी ने, कि बात अब यहाँ पर सम्मान की है, घनिष्ठता की है। नहीं अमित जी, मैं आपको फिर से कंफर्म करता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जारी अपने 15 साल के कार्यकाल से विकास का जो मॉडल था हमारा, कि हमने 53,000 स्कूल बनाए, 72,000 सड़क बनाई, एजुकेशन हब सिटी बनाया गिदम में, तो ये सारे विकास के नए आयाम थे। 7,000 का बजट पॉकेट साइज था, 95,000 करोड़ का पहुंचाने का काम हमने किया और चारों तरफ हर दिशा में विकास का काम किया। और दूसरा 5 साल के इनके विनाश के कालखंड है कि एक अदना सा सड़क का निर्माण नहीं कर रहे हैं, चारों तरफ अनियमितता फैली हुई है, भ्रष्टाचार के अखंड में। खुद सीएम बघेल के सचिवालय के उप सचिव जो है जेल में है, और खुद सीएम साहब हमारे जो है एक चार्जशीटेड मुख्यमंत्री बने हुए हैं सीडी कांड में। तो ऐसी व्यवस्था देखने को मिल रही है। लगातार जनता को उपेक्षित किया गया, चाहे पीएम आवास की बात कर ले। आप देखिए पीएम आवास में हुआ क्या, प्रधानमंत्री आवास है इसलिए सिर्फ प्रदेश के मुखिया ने पैसा देने से मना कर दिया, अपना राजस्व देने से मना कर दिया। और जब आखिरी वक्त आया, जब चुनाव का तारीख घोषणा होने वाला था, उस समय ये बोलते हैं कि राज्य सरकार आपको आवास देगी। 4.5 वर्ष से आप क्या कर रहे थे? तो पता ये चल गया प्रदेश की जनता को, जनता उनकी प्रायोरिटी में कभी थी नहीं। नल जल योजना में भी करप्शन का मामला सामने आया। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए 400 करोड़ रुपए की लेवी वसूली गई है। 400 करोड़ रुपए वसूली के चक्कर में माननीय मंत्री जी जो हमारे पूर्व मंत्री थे शिक्षा विभाग में, उनके इस्तीफा लिया गया और 4 या 6 जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर को जेल भेजा गया। तो विषय यही है कि सिर्फ भ्रष्टाचार और 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करने वाली भूपेश बघेल सरकार आज हिम्मत नहीं कर पा रही प्रदेश की जनता के समक्ष जाने का। जवाब दें नीता जी। जी, भारतीय जनता पार्टी जो केवल जनता के पैसे को सार्वजनिक उपक्रम में लगाती है और भी ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों को अपने मित्र अडानी और अंबानी को बेच देती है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, चाहे हमारे डिलाइटिंग प्लांट और नगरनार जैसे प्लांट की बात हो। आप ये देखेंगे इनके पास जनता के हित का रोड मैप एक भी नहीं है। एक भी ऐसी योजना नहीं है जो छत्तीसगढ़ वासियों के हित के लिए बनी हो। एक भी ऐसा कोई योजना या कोई प्लानिंग नहीं है जो छत्तीसगढ़ के युवाओं को आगे ला सके, महिलाओं को सुरक्षित। आप अगर देखेंगे महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं का डर तो इनसे है, चाहे वो अपने इनके ब्रह्मानंद जैसे को इन्होंने प्रत्याशी बनाया था। और ये कांग्रेस के प्रति लोगों का भरोसा बहुत है। आज की डेट में अगर भारतीय जनता पार्टी
तो अगर वोट देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि किसानों का कर्जा, किसान और कर्जदार हो जाएंगे। किसानों को मिलने वाली राज्य न्याय योजना बंद कर देंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो 317 स्कूल आदिवासी क्षेत्र में जो बंद हो गए थे उसको कांग्रेस की सरकार ने वापस शुरू किया, वो बंद कर देंगे। स्वामी आत्मानंद स्कूल, इसमें सामान्य वर्ग के बच्चे अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी बंद कर देगी। और जहाँ तक देखिए मनोपद 6 से 67 मनोपद को निशिकांत जी जल्दी से सवाल करें, फिर हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी जी नीता जी एक सवाल है आपसे। जी जी नीता जी एक सवाल है। जी जी एक सवाल है आपसे। आपने बताया 317 स्कूल बंद हो गए थे, कितने स्कूल हैं प्रदेश में? प्राथमिक, माध्यमिक और अपर मिडिल कितने स्कूल हैं? केवल जो अंग्रेजी माध्यम के 53,000 स्कूल हैं, 53,480 स्कूल हैं। बच्चों के प्राथमिक 17,000 माध्यमिक और 4,380 जो है अपर मिडिल स्कूल हैं। आपको जानकारी कुछ ज्यादा नहीं आया टीवी पे? 370 स्कूल बंद। चलिए, तो अब देखना ये होगा कि ये जो बगावत की आफत है ये कहां तक जाती है और दोनों ही पार्टियां इसे काबू करने में कितना सफल हो पाती हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुद्दा आज का में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर पल एक नई खबर।